दिक्कत है? क्वेश्चन सब कर रहे हो? यस सर। ठीक है, ईएमआई वाले बोले थे कि एचसी वर्मा और बुकलेट का कंप्लीट कर लेना है। तो अभी तक जो भी पढ़े उसमें किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है फिर। तो जैसे कि लास्ट क्लास हम लोग ईएमआई में पढ़े थे, तो उसमें मोस्टली जो है हमें सेल्फ इंडक्टेंस से ही क्वेश्चंस रहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस से कम रहता है। तो म्यूचुअल है कि एक दूसरे की वजह से था, तो प्रोसेस सेम है। इजी इजी क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसे देख लेना है। ठीक है। और क्वेश्चन भी बहुत कम ही मिलेगा उस पे सॉल्व करोगे तो उसे सॉल्व करो, पढ़ो एक बार। कभी भी कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो उसे किसी भी बुक से, जो भी बुक फॉलो करते हो, उससे एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो रीडिंग भी डालो और क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। तो हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, एसी। एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हम लोग 10th क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शंस पढ़े होंगे इसके बारे में। एसी और डीसी दो टाइप के करंट हम लोग बोलते थे। एसी अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी बोलते हैं डायरेक्ट करंट। आज तक हम लोग जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, आज तक जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, बैटरी हम लोग देखते थे और बैटरी में बोलते थे पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, निगेटिव टर्मिनल को जाता है। तो उस केस में हम लोग, वो जो करंट था उसमें डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो रहा था, तो हम लोग उसे बोलते थे अल्टरनेट डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसी बोलेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट चेंजेस। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है सर्किट में चेंज हो रहा होगा, देन इट इज सेड एसी। ठीक है, तब उसे हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अगर सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रहा होगा, यानी कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही, यहाँ पे लिख ही देते हैं, आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल। ठीक है, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग एसी कहेंगे। अन्यथा जो, अगर हम लोग बोलते हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ ही जाते रह रहा है, तो उसे हम लोग डीसी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ये यूज करे थे कि एक बैटरी को यहाँ कनेक्ट कर दिए थे, तो इसमें हम बोलते थे पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, इसमें जो करंट हमेशा इधर होगा, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा। तो करंट की डायरेक्शन इसमें फिक्स रहता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये डीसी है। डीसी कहने का मतलब कि डायरेक्ट करंट। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो वैसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो करंट है वो डीसी है। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन हर आधे रोटेशन के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वो जो चीज है वो एसी। जैसे कि हम लोग मैग्नेटिज्म में भी देखे भी थे, तो एग्जाम्पल अगर हम लें, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। लेट्स से कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर हम यहाँ पे कोई एक लूप ले लें और बोले कि इसे हम इसके अबाउट में घुमा रहे हैं किसी ओमेगा से, तो कुछ देर के बाद हमें दिखेगा कि ये लूप जो है ऐसा थीटा से घूम चुका है। ठीक है, कुछ देर के बाद हमें दिखेगा ये थीटा से ऐसा रोटेट कर चुका है। थीटा यहाँ पे हमें ओमेगा टी दिखेगा। और हम लोगों ने पता किया था भी, फाइंड किया भी था कि इस केस में जो फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स अगर हम लिख
लिखेंगे तो लिखेंगे b इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू है वो भी थीटा से ही रोटेट करा होगा। तो पहले हमने देखा इनिशियल केस में, ठीक है, ये जो है इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फाइनल स्टेट को। तो इनिशियल स्टेट में एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 था। अब थीटा से रोटेट किया तो एंगल थीटा हो गया होगा, तो फाई हम ये बोलते हैं। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो हम यहाँ पे n लिख देते हैं। n क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ईएमएफ हम लोग लिखते हैं डी फाई बाई डी टी होगा। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखो, तो ये थीटा को ओमेगा टी रख लो, कॉस ऑफ ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें दिख रहा है एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये जो वैल्यू है इसे हम लोग ई नॉट रख देते हैं, तो ई इक्वल टू हमें दिख रहा है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस आर होता तो हम करंट लिखते तो बोलते ई बाई आर होता है, तो ई नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी, जिसे हम बोल सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर हम दोनों करंट, इस लूप में करंट की बात करें तो करंट या पोटेंशियल जो भी है हमें दिख रहा है कि ऐसा आएगा। ईएमएफ ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ आएगा, साइन का कर्व आएगा। तो हमें दिख रहा है कि एक टाइम में ये पॉजिटिव है, आधे टाइम में निगेटिव है, यानी कि टाइम पीरियड होता है तो ये t/2 होगा। तो यहाँ ईएमएफ पॉजिटिव और निगेटिव यही रिप्रेजेंट करता है कि जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रहा है। करंट की भी अगर हम बात करें तो ये भी आई ऐसा ही है, यानी कि करंट हो सकता है कि मैग्नीट्यूड d बाई आर है तो ये कम आएगा, लेकिन करंट का भी ऐसा ही कर्व जाएगा। इस ये वाला जो चीज रेड वाला जो है ये करंट के लिए, ये भी जो है सेम टाइम पीरियड से चेंज हो रहा है, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि करंट भी अपना डायरेक्शन इस लूप में चेंज कर रहा है। तो ऐसे करंट जो अगर किसी भी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद लूप में अपने करंट की डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, तो वैसे करंट्स को हम लोग बोलेंगे कि एसी करंट है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ डीसी करंट। क्लियर है इतना? यस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करा है कि एसी करंट किसे करता है, डीसी करंट किसे करता है। तो अगर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो हम बोलेंगे कि एसी है, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो डीसी। जैसे कुछ एग्जांपल से तुम लोग बताओ कि एसी है या डीसी है। ठीक है, ये इधर टाइम है, इधर करंट, ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा करंट है, इसे सॉटूथ कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एसी है या डीसी है? बोलो। सर एसी है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव होते रह रहा है, तो ये हमें क्या दिख रहा है, एसी है। ये बताओ क्या है, ये इसका ओरिजिन है, डीसी। सर डीसी। डीसी है। ठीक है, ये क्या है, डीसी है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही रह रहा है। ध्यान से देखो तो भले ही फ्लक्चुएट कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन है क्या, ये डीसी ही है। तो इस कर्व पे मत जाना, क्या देखना है यहाँ पे, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं। डीसी भी फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बढ़ रहा है, घट रहा हो, जैसा भी हो। लेकिन अगर हम एसी की बात कर रहे हैं तो एसी का फिक्स डायरेक्शन होगा, डीसी अपना डायरेक्शन, डीसी का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, एसी अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि दो तरह के करंट होते हैं, एसी और सर करंट और अगर डीसी एक्सिस में करंट। टच करे तो? ऐसा सिचुएशन नहीं आता जल्दी कि जीरो हो गया फिर भी, तो डायरेक्शन थोड़े चेंज हो रहा है।
ठीक है, 0 क्या हुआ? अगर मान लेते हैं कि ऐसा कर रहे हो, यहाँ से ऐसा गया, लेट्स से कुछ भी है। तो इसमें क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, फिर उसी डायरेक्शन में है, तो फ्लक्चुएट ही कर रहा है, डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रहा है। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे हम लोग ये तो समझ गए कि हाँ भाई एसी किसे कहते हैं, डीसी किसे कहते हैं। तो एसी करंट में हमें दिख रहा है कि अगर हम एसी को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो एसी में क्या होता है कि हमारा कुछ ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, यानी कि टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर हम इधर करंट वर्सेस टाइम कहें, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट करंट है। ठीक है। तो इसमें हम कुछ फिक्स टर्म्स डिफाइन करते हैं जिससे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है करंट इज चेंजिंग विथ टाइम, यानी करंट जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम टी है। भले ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो जो भी है, लेकिन फंक्शन ऑफ टाइम टी है। टाइम के साथ साथ घट रहा है, बढ़ रहा है, कभी पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है, कभी मैक्सिमम है, कभी जीरो है, ऐसा हो रहा है। तो इसमें हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं टू रिप्रेजेंट एसी, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहला है आरएमएस करंट। ठीक है। जब चलो पहले एवरेज देखते हैं। एवरेज करंट, एवरेज हम लोग पहले से जानते हैं। एवरेज करंट, इसे हम लोग आई एवीजी लिखा हुआ मिल जाएगा, या आई एवरेज लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर ऐसे ब्रैकेट में भी मिले तो एवरेज को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो किसी चीज का एवरेज वैल्यू क्या होता है? जैसे अगर तुम्हें दिया हो लेट्स से 2 4 5 7 8, ये 5 नंबर दिए हुए हैं, इसका एवरेज वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? बोलो। सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। यही करेंगे, यानी कि जितना है सबको जोड़ के टोटल 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से हम डिवाइड कर दिए, सबको जोड़ के जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दिए, यही एवरेज होता है। तो यहाँ पे भी करंट का एवरेज हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो एवरेज वैल्यू हम लोग जानते हैं ये चीज कि करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो अगर हम कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, तो इससे किसी टाइम टी की बात करें, क्यू जो जितना पार करेगा उसे ही एवरेज बोलते हैं हम लोग करंट। तो आई एवरेज हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, सम ऑफ जितना भी चार्ज गया होगा, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू अ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, पहले भी हम लोग एवरेज करंट को यही डिफिनीशन दिए थे, यहाँ भी हम वही दे रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे एवरेज करंट में कोई चेंज नहीं है। पहले भी हम लोग एवरेज करंट पढ़े थे तो यही बोलते थे टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम जो होता है वो एवरेज करंट होता है। तो इस चीज को लिखने का एक तरीका हो जाता है यहाँ पे क्या एवरेज। हम जानते हैं कि करंट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम टी है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो करंट क्या है, आई, ये फंक्शन ऑफ टाइम टी है। अब इसे हमें जोड़ना है, चार्ज के टर्म में अगर जोड़ना हो करंट को, तो हम कैसे लिखेंगे बोलो? एक चीज तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, तो आई डी टी अगर हम लिखते हैं तो ये हमें डी क्यू मिलता है। ठीक है, ये हम रफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आई फंक्शन ऑफ टाइम टी है, ये होता है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं आई डी टी इक्वल टू डी क्यू। तो हम यहाँ पे ऊपर वाला ये कंसेप्ट इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ये आई डी टी दिख रहा है, तो ये हमें सम ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही दे रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, समेशन ही देता है। और वो समेशन क्या मिल रहा है हमें, टोटल चार्ज। तो इस डिफिनीशन में हम टोटल चार्ज ही लिखेंगे, लेकिन एवरेज है तो हम सम ऑफ करंट को हम बोल सकते हैं कि टाइम के साथ साथ हम सम ऑफ करंट कर रहे हैं। तो ये टोटल चार्ज क्या होगा, तो ये होगा आई डी टी।
डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या लेंगे, तो जितना भी समय लगा हो उससे अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो जोड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं कि आई एवरेज जो होगा आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी होगा। आई डी टी यहाँ ध्यान से देखो तो हमें टोटल चार्ज जो भी है पास करा होगा उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और इंटीग्रल ऑफ डी टी जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल टाइम टेकन। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो इस एवरेज यानी कि हम यहाँ पे एसी का एवरेज चीज निकाल रहे हैं। ठीक है, एसी का एवरेज वैल्यू है करंट का, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, आई एवरेज रिप्रेजेंट्स, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये ध्यान से दिख रहा है कि टोटल चार्ज फ्लो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम इस तरीके से बोलते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू क्रॉस सेक्शन as in same time the amount of charge flown through cross section as in same time charge flown due to STD और डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो यहां से हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेड ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझना है क्योंकि ये जो है कंसेप्ट है, इस चीज को जानना जरूरी है। ये जो एवरेज करंट की हम बात कर रहे हैं एसी के लिए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर हमारे पास लेट से कि ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसमें से अगर हम आई डी सी यहाँ से पास कर रहे होते तो टी टाइम में जो चार्ज जाता क्यू जाता आई डी सी इंटू टी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर इससे एसी जा रहा है तो एसी में आई एवरेज जो है ये इस आई डी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम सेम टाइम लें तो सेम चार्ज गया होगा। ठीक है, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स द सेम सर अमाउंट समझे ऑफ। सर। और ठीक है, वही चीज देख, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से डीसी करंट जा रहा है इससे, तो टोटल चार्ज क्या जाता है आई डी सी इंटू टी। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इसी क्रॉस सेक्शन से हम डीसी नहीं बल्कि एसी करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो एसी जो है ये तो फिक्स नहीं है, टाइम नो के सर। साथ वेरिएबल है, ये जो है फिक्स था, तो अगर हम टाइम टी के में ही यहाँ क्यू डैश निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई ए सी इंटू डी टी, जीरो से टी यही मिलेगा। तो ये जो हमारा आई एवरेज रिप्रेजेंट करता है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम इसे ये आई एवरेज इंटू टी लिख दें तो ये हमें जो चार्ज मिलेगा क्यू डैश वो इस क्यू के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल शब्द में अब सुन लो। ठीक है, आई एवरेज क्या रिप्रेजेंट करता है, आई एवरेज एसी के लिए है, तो उस करंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रिप्रेजेंट्स डीसी करंट, कि अगर हम उतना डीसी करंट पास करते तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज उस एरिया से पास हुआ रहता सेम टाइम इंटरवल में। ठीक है, यानी कि हम जो है एसी को आई एवरेज वो वैल्यू है कि इस एसी की जगह हम इतना डीसी करंट पास करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेगा। बात क्लियर हुआ अभी? जैसे कि अगर हम कभी भी सॉल्व किए लेट से आई एवरेज जो है 10 एम्पियर आया।
ठीक है, यानी कि एसी का जो एवरेज करंट आया वो 10 एम्पियर आया। तो 10 एम्पियर करंट अगर हम 5 सेकंड के लिए पास करेंगे तो चार्ज आएगा 50 कूलम। ठीक है, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी लिखते हैं, यानी कि 50 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस 50 कूलम लिखा, तो इस आई को डीसी समझते हुए लिखा। बात समझ आ रहा है यहाँ पे? यानी कि हम एवरेज को हम बोल रहे हैं कि वो डीसी करंट है, जिसे अगर हम सर्किट से पास करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेगा इन सेम टाइम में। क्लियर हुआ अब? बोलो। यस। हेलो। ठीक है, आई एवरेज इज डीसी करंट। यहाँ पे डीसी करंट हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, डीसी करंट रिक्वायर्ड टू पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन सेम टाइम थ्रू एरिया। एरिया से अगर हम इस एसी की जगह इतना डीसी भेजते, आई एवरेज जितना डीसी भेजते, तो सेम टाइम में सेम चार्ज पास किया होता, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है इतना? तो ये सब ध्यान से समझना है, और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है, उससे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करते हैं तो कॉइल को ही रोटेट करते हैं, तो जो हमारा करंट होता है वो साइनोसॉइडल फंक्शन होता है। तो साइनोसॉइडल फंक्शन हमारे पास बहुत बार मिलेगा, तो इसलिए हम लोग उसका सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर साइनोसॉइडल फंक्शन, ठीक है, साइनोसॉइडल फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा ही था कि करंट को हम लोग साइनोसॉइडल के टर्म में लिखे थे, यानी कि हम आई इक्वल टू बोल रहे हैं कि आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन है, आई नॉट जो है मैक्सिमम करंट है, साइन ओमेगा टी ये चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसका हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं कि इसका एवरेज वैल्यू निकालना होगा, तो ऐसे साइनोसॉइडल फंक्शन है, ये साइन का कर्व है, तो ये टी और आई आएगा। इसके लिए अगर आई एवरेज लिखते हैं तो हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, आई नॉट स्क्वायर, स्क्वायर थोड़े, आई डी टी था, ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी, यही लिखेंगे। अब टाइम यस। कहाँ से कहाँ ले, तो लेट से कि हमें दिख रहा है कि इस टाइम के बाद, यानी कि वन टाइम पीरियड के बाद जो है ये खुद को रिपीट कर रहा है, तो हम लेट से कि फॉर वन टाइम पीरियड यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं, फॉर वन टाइम पीरियड। ठीक है, दैट इज पार्टिकुलरली हम ले रहे हैं 0 से टी तक। ठीक है, एक चीज और, ये जो टी होगा ये 2 पाई बाई ओमेगा होगा, ये तो हम लोग जानते हैं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो हम इसे 0 से टी हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इसे हम आई नॉट सर ये कॉन्स्टेंट है बाहर लिख सकते हैं। एसी हाँ, के लिए है कौन सा? सर, ये वाला। नहीं समझे, कौन सा की बात कर रहे हो? टाइम पीरियड करंट का इक्वेशन क्या का बात कर रहे हो? ये फॉर्मूला बोलो। हेलो। सर उसका डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो यहाँ से दिख रहा है हमें कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, टी टाइम पीरियड ये तो कहीं भी होता है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। आई एवरेज ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि ये चीज एवरेज वैल्यू आता है, तो एवरेज वैल्यू में हमने करंट की जगह ये रख लिया, dt करके सॉल्व करना है बस। यहाँ पे हम मैथमेटिकली कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा
ऐसे ही पहले से हम लोग जानते हैं उसी चीज का यूज करेंगे। ये जो हमारा ऊपर वाला इंटीग्रेशन है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ। नीचे वाले का तो टी आ जाएगा, इसका क्या आएगा साइन ओमेगा टी टी 0 to t। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। बोलो। फिगर से देखो यहाँ पे ध्यान से, ये साइन थीटा का ही कर्व है, ये एरिया और ये एरिया, इसी का समेशन पूछ रहा है। इन दोनों का समेशन क्या आता है बोलो। अगर हम ये पाई/2 लें, ये पाई लें, तो इसका एरिया 2 आता है और इसका एरिया -2 आता है। इधर अगर हम साइन थीटा वर्सेस थीटा कर्व बनाए तो यस। ये सब चीजें याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमें कैलकुलेशन बहुत बचाता है। साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से पाई तो हमें 0 ही मिलता है। अच्छा उल्टा, सॉरी गलत, यहाँ पे पाई आएगा, ये 2 पाई आएगा। 0 से पाई 2 आता है, पाई से 2 पाई -2 आता है, 0 से 2 पाई 0, क्योंकि ऊपर का एरिया जितना है उतना ही नीचे का एरिया है, जोड़ेंगे तो 0 हो जाता है, तो ये इंटीग्रेशन हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि आई एवरेज अगर हम देख रहे हैं तो आई एवरेज इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है फॉर टी इक्वल टू 0 to t तक। टी को हम बोल सकते हैं कि 2 पाई/ओमेगा है इस टाइम पीरियड के लिए, यानी कि कहीं से कहीं ले सकते हैं, टी से 2t लेंगे तब भी 0। ऐसा अगर हम टाइम पीरियड लें कि एक एक कर्व को रिप्रेजेंट करें तो हमें दिख रहा है कि इंटीग्रल जो आ रहा है वो 0 आएगा, तो करंट एवरेज भी 0 होगा। थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल सोचे तो दिख रहा है कि आधे टाइम तक करंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, फिर उतना ही टाइम निगेटिव डायरेक्शन में है। तो क्या फ्लो ऑफ चार्ज किसी पार्टिकुलर एरिया से 0 हुआ होगा बोलो। बात समझ आ रहा है। जैसे कि अगर हम 5 सेकंड तक आगे ले गए चार्ज को, फिर 5 सेकंड पीछे ले गए, तो उस समय में दिखेगा कि जितना चार्ज आगे गया है उतना ही फिर पीछे आ गया, यानी कि नेट फ्लो 0 है, यानी करंट का एवरेज वैल्यू क्या आएगा 0। क्लियर है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, इसी वजह से साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू कभी भी डिफाइन करते हैं तो टाइम पीरियड हम लोग आधा लेते हैं, यानी कि 0 से 2/2, यानी कि therefore therefore for sinusoidal function साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए I for calculation of I average time is taken from 0 to t/2। ठीक है, टाइम कहाँ से कहाँ लेते हैं हम लोग, 0 से लेकर 2/2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ आई एवरेज। आई एवरेज का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो इसलिए हम टाइम इतना लेते हैं इस केस में। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के लिए अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा उसे याद भी रखना होगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे आई एवरेज का वैल्यू, इधर तो आई नॉट था, साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रल 0 से t/2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी 0 से। ठीक है, इस इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो क्या आएगा ये बताओ। नीचे वाला तो इंटीग्रेट करके हमें t मिल जाएगा, यानी कि 2 पाई/ओमेगा लिख सकते हैं। ऊपर वाले को अगर देखें तो हमारा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस,
यस ओमेगा टी, ओमेगा है तो नीचे ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 से t/2। t/2 को हम लिख सकते हैं, चूंकि ओमेगा के टर्म में है तो यहाँ से हम पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत? t जो होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, इसलिए हम उसे यस। लिख सकते हैं। तो यहाँ सर से हमें, dt का इंटीग्रेशन में t/2 तक क्यों नहीं लिए? अच्छा t/2 ही होगा सर, सेम टाइम रहेगा। तो यहाँ से 2 ऊपर गया, t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/ओमेगा है, इनटू ओमेगा हम बाहर ले रहे हैं, और यहाँ हम इसमें लिमिट पुट कर दे रहे हैं। माइनस है तो लोअर लिमिट से शुरू करेंगे, तो cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये तो गया, 2 से 2 गया, ये हमें दिख रहा है आई नॉट बाई पाई cos 0 1 माइनस और cos पाई -1 होता है। तो यहाँ से हमें आई एवरेज का वैल्यू जो दिख रहा है ये 2 आई नॉट बाई पाई दिख रहा है। ठीक है, इस पे बेस्ड तुमको बहुत सारे कुछ भी फंक्शन दे के पूछ सकता है। तो दूसरा कोई फंक्शन दिया रहेगा तो हम लोग एक टाइम पीरियड का फाइंड करेंगे। 0.636 आई नॉट आता है अगर 2/पाई को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आई एवरेज का फॉर्मूला आ रहा है, इसे याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे में कहीं भी अगर जरूरत पड़ेगा एवरेज का तो हम डायरेक्टली आई नॉट, आई नॉट क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू। आई नॉट क्या है, तो हमें दिख रहा है कि पीक वैल्यू ऑफ करंट है। पीक वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम वेव इक्वेशन से फॉलो करें तो, यानी कि मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम करंट हमें पता हो तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके, साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई और फंक्शन दिया रहे तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारा ऊपर फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेट करना है, सिंपल सा चीज है। अब तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ ही लिए होंगे, नो इंटीग्रेशन नो खत्म हो गया मैथ में। हाँ, नो सर। सर एओडी स्टार्ट हुआ। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पे सिमिलरली कर सकते हैं, उसके बाद तो इंटीग्रेशन ही है। सिमिलरली हम कर सकते हैं कि हमें दिखा था कि v जो होता है ये भी v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होता है, पोटेंशियल की अगर बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें v एवरेज निकालना हो, यानी कि पोटेंशियल एवरेज निकालना हो, तो हम बोल सकते हैं 2v0 बाई पाई होगा। ठीक है, तो करंट एवरेज तो अगर एक भी याद है तो वहां पे हम दूसरे का वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसा ही दिख रहा है। सेकेंड, दूसरा जो टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, तो वो है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस करंट हम बोलते हैं वैल्यू। तो ठीक है, इसे हम लोग आई आर एम एस लिख लेते हैं, या फिर बुक में आई आर लिखा हुआ मिल जाए या फिर आई स्मॉल आर, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम जो यूज करेंगे आर एम एस ही लिखेंगे, तो आई आर एम एस या आई आर से लिखा हुआ मिल सकता है। अब इस आर एम एस का फुल फॉर्म कोई बताएगा, क्या बोलते हैं रूट आर एम मीन एस? स्क्वायर करके कुछ था। रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर, जैसे कि अगर हमें बोला जाए कि जैसे हम बोल दे कि 1 2 3 6 ये 4 नंबर दिए हुए हैं, इसका आरएमएस वैल्यू बताओ। तो आरएमएस वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेते हैं, लिखा हुआ है उसका उल्टा, यानी कि फर्स्ट स्टेप ये करेंगे, यानी कि सबका स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। प्लस क्यों किए? क्योंकि सेकेंड स्टेप जो है वो हमें मीन लेना होता है। तो 4 टर्म है, सबका मीन लेंगे तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। फिर इसका अगर हम रूट ले लेंगे तो ये आरएमएस वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, रूट मीन स्क्वायर नाम है, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्क्वायर करना जो भी क्वांटिटी दे रखा हो। सेकेंड स्टेप होता है उसका मीन वैल्यू लेना, और थर्ड स्टेप होता है रूट लेना। तो यहाँ भी हमें करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम लें तो आई इजकल टू फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा है। इसका अगर हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है तो कैसे निकाल? तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उसको स्क्वायर किया फिर जोड़ा। तो अगर हमें आई आरएमएस लिखना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई स्क्वायर, करंट का स्क्वायर करना हो। जोड़ने का तरीका क्या है, तो टाइम के फंक्शन है तो इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के साथ, तो ये हमें जोड़ लिए, आई स्क्वायर को हमने जोड़ दिया। और नीचे टाइम के साथ ही चेंज हो रहा है तो टी टी। अब इसका अगर हम रूट ले लेते हैं तो यहाँ पे हम 1/2 चढ़ा देते हैं। तो ये जो चीज है हमें आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर डी टी बाई डी टी का रूट अगर ले लेते हैं तो आई आरएमएस वैल्यू हमें मिलेगा। इतना बात में किसी को दिक्कत? नहीं। ठीक है, अभी है अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग, स्क्वायर बोथ साइड को स्क्वायर करके हम ऐसा इसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, आई स्क्वायर आर एम एस का है तो आर एम एस इंटू डी टी लिख सकते हैं। इसकल टू इधर हमें दिख रहा है आई स्क्वायर डी टी है। हमने क्या किया कि दोनों तरफ आर से मल्टीपल कर दिया। आर जो है स्केलर होता है, पॉजिटिव होता है, मल्टीपल कर दिया, कोई किसी को कोई कष्ट नहीं। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये आई स्क्वायर आर एम एस डी टी आर है, डी टी जो है आई आर एम एस का वैल्यू फिक्स वैल्यू आएगा तो उसे हम बाहर ले सकते हैं। इधर जो है आर इंटू आई स्क्वायर डी टी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट रिप्रेजेंट करता है फॉर डीसी करंट। ठीक। आई स्क्वायर आर डी टी लिखते हैं, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यानी कि अगर हम आरएमएस ले रहे हैं तो ये अगर H1 है और ये जो है H2 है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है H1 इजकल टू H2 है अगर रेजिस्टेंस सेम है तो। क्लियर है इतना? तो हम जानते हैं कि आई स्क्वायर आर टी जो है हमें हीट रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से दिख रहा है कि एक तरफ आरएमएस का स्क्वायर किए हैं, एक तरफ आई का स्क्वायर किए हैं, हीट दोनों सेम ही आया है। तो आरएमएस वैल्यू हमें यहाँ से क्या रिप्रेजेंट करता है, यही चीज एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई आर एम एस इज द करेंट, ऐसा करंट है, ऐसा डीसी करंट है, स्टेडी करंट, जो अगर हम किसी रेजिस्टेंस से पास करते हैं किसी सेम टाइम के लिए तो सेम हीट प्रोड्यूस हो, तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी है। यानी कि वैसा ही कि अगर हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है, हम उसमें ये आई आरएमएस करंट पास करें या ये आई डीसी अगर हम पास करें तो हमें क्या मिलेगा, सेम अमाउंट ऑफ हिट मिलेगा। क्योंकि हमें इधर वाला केस दिख रहा है कि dt का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें dc जैसा दिख रहा है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी दिख रहा है। ठीक है, तो हम इस करंट की जगह या आई आर एम एस वैल्यू रखें तो हमें हीट सेम मिलेगा सेम टाइम के लिए, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आई आर एम एस रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ डीसी करंट या एसटीडी स्टेट करंट बोला जा सकता है, required to produce same amount of heat in same time।
एज दैट ऑफ एसी। ठीक है, एसी की जगह अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की जगह इतना वैल्यू का, ठीक है, आईआरएमएस वैल्यू का डीसी करंट अगर हम पास करें तो हमें सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा। ठीक है, तो हम आई आरएमएस को बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट किए, हमें रिप्रेजेंट करता है कि कितना डीसी करंट हम उस रेजिस्टेंस से भेजें कि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करता है कि कितना चार्ज पास होगा सेम टाइम में, और आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कितना हीट डेवलप होगा सेम टाइम में। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो ये मतलब को ध्यान में रखना है कि क्या चीज रिप्रेजेंट करता है। और फॉर साइन फंक्शन अगर हम बात करें, सर हाँ एक ही सर्किट में अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और टाइम भी कांस्टेंट है हाँ आरएमएस के लिए और एसी के लिए, तो सेम हीट के लिए अलग अलग करंट लगेगा डीसी में और एसी में। डीसी में एक कांस्टेंट करंट पास होता है, यस तो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो सेम टाइम की अगर हम बात करेंगे और एसी वाला करंट को अगर हम ओरिजिनल एसी का करंट को कंसिडर करें, तो क्या सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ होगा जितना डीसी पास किया गया होगा? यस सर। नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएशन हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो हम एक आर करंट सेम गया होगा सर आपका आवाज और कट रहा है। यस हीट सेम प्रोड्यूस हुआ होगा। क्लियर है? यस हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस से सर करंट स्क्रीन पास नहीं दिख रहा है। नहीं आ रहा है, अच्छा नो सर। ठीक है, वो ऑफ हो गया। आया अब? यस ठीक है, तो हम, हाँ, आरएमएस वैल्यू ऐसा वैल्यू को बोल रहे हैं जैसे कि एसी करंट, जैसे कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है तो इससे एसी पास हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा फंक्शन पास हो रहा होगा। यस सर। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट करंट नहीं जा रहा है। तो हम इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस बोलेंगे, तो इसमें तो आई स्क्वायर आर डी टी करेंगे तो इंटीग्रेट आई का करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस आई डी टी को हम बोल रहे हैं कि ये आई स्क्वायर आर एम एस इंटू डी टी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये आई आर एम एस अगर कांस्टेंट है तो हम आई आर एम एस इंटू इंटीग्रल डी टी बोल सकते हैं। तो ये आई आर एम एस उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि हम इस एसी की जगह पे हम कोई डीसी करंट भेजते तो इतना अमाउंट ऑफ डीसी चाहिए होता सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर है? यस अब अगर हम बात करते हैं कि साइन फंक्शन के लिए, फॉर साइन फंक्शन यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि करंट जो है आई है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इस फंक्शन के लिए हमें आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आई आर एम एस, स्क्वायर ले रहे हैं, बाद में रूट ले लेंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रल डी टी। स्क्वायर कर लिए हैं तो यहाँ से हमें आई नॉट स्क्वायर तो बाहर मिल जाएगा, अंदर रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी को हम लिमिट नहीं पुट करें तो इंटीग्रल, इस केस में साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का ऐसा ऐसा कर्व आता है, निगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। यस ठीक है, तो इसमें हमें दिख रहा है कि हम अगर टाइम टी तक भी लेते हैं तो जीरो वोरो कुछ नहीं होगा, तो इसमें हम लोग जो टाइम लेते हैं 0 to t ही लेते हैं। ठीक है,
तो 0 to 2 लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर बाई नीचे तो टी आ जा रहा है, इसका इंटीग्रेशन कोई बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का 0 to t के लिए। क्या करें इसको, इसे 2 पाई बाई ओमेगा कर लेते हैं तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा। कभी भी ऐसा आता है साइन स्क्वायर थीटा तो हम लोग ये वाला यूज करते हैं, cos 2 थीटा इजकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा हम पुट कर सकते हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 यूज कर सकते हैं, यस। ठीक है। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं इतना इंटू इंटीग्रल 1 बाई 2 डी टी माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इंटू डी टी। cos 2 थीटा यानी cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा dt। यही होगा, यस। टाइम है वो है। तो इस चीज का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो ध्यान से देखो, इधर तो ये सारे कांस्टेंट है तो इसे तो बस लिख ले रहे हैं। इधर ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म है, ये 0 से t तक है, तो 0 से t तक है तो ये हमें t बाई 2 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन 2 ओमेगा टी है तो 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा कांस्टेंट है तो नीचे आ जाएगा, तो 2 और 2 2 4 ओमेगा हो जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे यहाँ 0 से t तक। तो देखो ध्यान से ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं था इसको करने का चेंज, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पे हमें मिल रहा है टी बाई 2 माइनस, यहाँ ध्यान से देखो ऊपर वाले टर्म में, तो जब हम टाइम पीरियड टी पुट करेंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं टी इजकल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यस। तो यहाँ से टी इंटू ओमेगा क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो हमें दिख रहा है साइन 4 पाई माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा, ये चीज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ साइन 4 पाई भी 0, साइन 0 भी 0, यहाँ से तो ये हमें मिल जा रहा है आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटू टी बाई 2, टी टी कैंसिल, तो यहाँ से हमें आई आर एम एस का स्क्वायर जो मिल रहा है वो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 मिल रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आई आर एम एस का वैल्यू आई नॉट बाई रूट अंडर 2, ये वैल्यू भी याद होना चाहिए, ठीक है। आई आर एम एस का वैल्यू जो होता है आई नॉट बाई रूट 2 होता है, ठीक है। रूट 2 1 बाई रूट 2 को हम लोग 0.707 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि वी आर एम एस का जो वैल्यू होगा वो वी नॉट बाई 2 होगा, ठीक है। तो मेथड ध्यान रखना है कि हम आई आर एम एस कैसे फाइंड कर रहे हैं, आई एवरेज कैसे फाइंड कर रहे हैं, और ये दो वैल्यूज हमें याद रखने हैं, क्योंकि हम लोग कमर्शियल पर्पस के लिए जो करंट बनाते हैं तो किसी कॉइल को रोटेट करते हैं तो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो साइनोसॉइडल होता है, तो साइनोसॉइडल के लिए ये दोनों टर्म्स हमें याद होने चाहिए। बाकी अगर कोई और फंक्शन देता है तो हमें ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उस हर चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अब ये वाला वैल्यू मोस्टली यूज होता है तो इसे जनरलाइज करके याद रखेंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कि अगर हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, बोल रहा है कि इट इज डिजाइन्ड टू वर्क एट 12 वोल्ट डीसी, ठीक है। ये जो बल्ब है
में दिख रहा है कि ये बल्ब है, इस बल्ब को हमने बोल रहा है कि डिजाइन टू वर्क एट 12 वोल्ट डीसी। अब कह रहा है कि अगर इफ इट इज कनेक्टेड विथ एसी सोर्स, अगर हम इसे एसी सोर्स से कनेक्ट कर दें तो बोल रहा है कि इट गिव्स सेम ब्राइटनेस। क्या कर रहा है कि वो जो है सेम ब्राइटनेस देगा, तो हमें बताना है कि व्हाट इज पीक वोल्टेज, यानी कि वी नॉट पूछ रहा है ऑफ एसी, एसी का जो है पीक वोल्टेज क्या है। ठीक है, यानी कि अभी जो पढ़े हैं उसी चीज को सोच के पहले डिसाइड करो कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। सेम ब्राइटनेस है, सेम ब्राइटनेस क्या रिप्रेजेंट करता है, सेम पावर। हाँ। ठीक है, सेम पावर यानी कि सेम हीट, टाइम से मल्टीपल कर देंगे, पावर इनटू टाइम हीट होता है, तो सेम हीट, सेम हीट कहना चाह रहा है, यानी कि हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भी आरएमएस जो होगा वो इस भी डीसी के बराबर होगा। बात समझ आया? यस। दिस इंप्लाइज दैट आरएमएस इक्वल टू 12 वोल्ट, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, गिवन है, यहाँ से हम ये रिड्यूस कर सकते हैं इन दो चीज को समझते हुए। सेम ब्राइटनेस हम लोग करंट में भी देखे थे, सेम है यानी कि पावर सेम होना चाहिए। करंट कितना जा रहा है, पोटेंशियल क्या है, उससे उतना ध्यान नहीं रखना है, क्या रखना है कि पावर सेम। पावर सेम, सेम टाइम के लिए अगर हम टाइम टी से मल्टीपल करेंगे तो सेम हीट आएगा, तो हीट सेम यानी कि हम लोग अभी देखे कि सेम हीट का कंडीशन होता है कि आरएमएस का वैल्यू जो होता है वो गिवन डीसी के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें भी आरएमएस पता चल गया, और हमसे पूछ क्या रहा है वी नॉट, अब तो निकल ही जाएगा। सिंस वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू, दिस इम्प्लाइज दैट कि वी नॉट इक्वल टू वी आर एम एस इंटू रूट टू, यानी कि 12 √2 वोल्ट आंसर। क्लियर है? तो बस यही चीज हमें समझना है कि क्या गिवन होगा, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, और फॉर्मूला बेस्ड अगर रहेगा तो फॉर्मूला यूज करना है। इस क्वेश्चन में किसी को किसी तरह का कोई तकलीफ? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेट कराना है फॉर एलआर सर्किट। एलआर यानी इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट, पिछले 2 क्लास हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़े थे। इसमें हम लोगों ने देखा था कि करंट जो है ऐसा कुछ फंक्शन आ रहा था, तो आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टॉ, टॉ रिलैक्सेशन टाइम है, आई नॉट पीक यानी कि मैक्सिमम करंट है। तो पूछ रहा है कि फाइंड आरएमएस वैल्यू। इस फंक्शन के लिए आरएमएस वैल्यू फाइंड करें फॉर टी इजकल टू 0 टू टॉ तक, यानी कि टाइम लिमिट जो रखना है टाइम का वो 0 टू टॉ रखना है, और इस फंक्शन के लिए आरएमएस वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, सॉल्व करो जल्दी से। हम लोग जानते हैं कि आई आर एम एस का स्क्वायर जो होता है ये आई स्क्वायर डी टी बाई डी टी होता है। यहाँ से 0 टू टॉ टाइम रखना है, रखो और जल्दी से सॉल्व करो। कितना आ रहा है?
ये आ रहा है क्या? कैलकुलेशन है, बस यहाँ तक लिख लिए, सर उसके बना बाद रहे यहाँ हैं। ठीक है, बनाओ जल्दी और चेक करो, और कहीं जहाँ भी कहीं दिक्कत हो रहा है तो उसको बोलो। नीचे 2 है। इस क्वेश्चन में क्या था कि एक फंक्शन दे दिया है, टाइम दे दिया है, अब IRMS फाइंड करवा रहा है, नहीं इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहे। आ गया। हम भी सॉल्व किए हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं कैलकुलेशन में। e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं, लिख के बस लिमिट पुट कर दिए हैं। फिर भी अगर किसी स्टेप में नहीं समझ आ रहा हो तो पूछो, या आंसर कहीं गड़बड़ आ रहा है तो क्या गलती किए हो, नहीं समझ में आ रहा है तो भी पूछ सकते हो। आ गया। यस सर। किसी को कोई दिक्कत आया पूछ लो। नो सर। मान लेते हैं कि ऐसा हमें फंक्शन दे रखा है, साइन ओमेगा, यहाँ पे 100/t, ठीक है, प्लस 5/4। हमसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन को देखकर फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड RMS वैल्यू फाइंड करना है ऑफ करंट। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखा है, इसको देखते हुए हमें बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करें एंड RMS वैल्यू फाइंड करें। आ गया। ध्यान से देखो तो हमारा इक्वेशन ऐसा होता है, ये जो होता है ये पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और ये जो फाई होता है इसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज, और ये जो टोटल एंगल होता है इसे हम बोलते हैं कि फेज एंगल। ठीक है, ये सारे कुछ SHM में हम लोगों ने डिस्कस करा था। ठीक है, तो वही चीज, तो ऐसा हमें दिख रहा है कि इक्वेशन है, इससे कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ओमेगा जो है 100π है। ओमेगा जो होता है 2πf के बराबर होता है। अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो f इक्वल टू हमें 50 हर्ट्ज दिख रहा है। आ गया। RMS वैल्यू, तो IRMS होता है I0/√2। I0 यहाँ से दिख रहा है कि I0 3√2 है, तो ये हमें 3 एम्पियर। ठीक है, तो अगर ऐसा इक्वेशन देख के भी हमें पूछे तो उसमें कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब चीजें हमें देखने आना चाहिए। और ये चूंकि वेब से डायरेक्टली है तो उतना ज्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ देखते नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमें इन सब चीज का आइडिया होता है। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, इस चीज को भी याद रखना है। टू मेजर
एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज, जो हम लोग एमीटर यूज करते हैं वो यूज नहीं करते हैं, बल्कि क्या यूज करते हैं, वी यूज एसी एमीटर या फिर एसी वोल्ट मीटर। ठीक है, एसी जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं वो यहाँ पे यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है, एसी एमीटर एंड एसी वोल्ट मीटर यूज होता है, और इससे हम बोलते हैं कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो रीडिंग होगा, रीडिंग विल बी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, जो हम लोग एम मीटर या वोल्ट मीटर नॉर्मली यूज करते हैं वो एवरेज वैल्यू को रीडिंग करता है। यानी कि अगर हम डीसी में एम मीटर या फिर वोल्ट मीटर अगर हम यूज करते हैं तो ये जो हमें रीड करता है, ये इट रीड्स एवरेज वैल्यू। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो डीसी की बात कर रहे हैं वो एवरेज वैल्यू को रीड करता है, लेकिन अगर हम एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो आरएमएस वैल्यू रीड करता है। यानी अगर किसी क्वेश्चन में दे दे कि हम एसी एमीटर यूज कर रहे हैं तो रीडिंग बताओ क्या होगा, तो ये मन में आ जाना चाहिए कि ये जो वैल्यू पूछ रहा है वो आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। या फिर किसी सर्किट बना के बोले कि इसमें एसी एमीटर है और इसका रीडिंग कुछ है, तो ये समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई जो रीडिंग दे रखा है वो हमें आरएमएस वैल्यू दिया है। इनफैक्ट अगर कहीं भी कुछ नहीं बोला है और हमें वैल्यू दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट वी शुड एज्यूम इट एज अ आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी एसी के लिए अगर कुछ बोलता है कि 220 वोल्ट का एसी सोर्स है, ऐसा अगर बात कर लिया 220 वोल्ट का एसी सोर्स है, तो ये बात समझ जाना है कि 220 वोल्ट जो है आरएमएस कह रहा है। जब तक कुछ ना कहे तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसे क्या समझेंगे, आरएमएस समझेंगे। क्लियर है, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं कहा है तो इट इज अ आरएमएस वैल्यू। अगर बोल दिया है कि भाई पीक वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं बोला है तो हम उसे समझेंगे कि इट इज अ आरएमएस वैल्यू। किसी को दिक्कत इतना में? नो सर। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखनी है हमेशा। अब जैसे अगर देख रहे हैं तो एसी सोर्स है, तो एसी के अबाउट में हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, एसी सोर्स। एसी सोर्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक गोलाकार कैसा, प्लस माइनस लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लस फाइव इनिशियल फेज है, उसे दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। फाइव जीरो होगा तो साइन ओमेगा टी तक ही रह जाएंगे। अब इस सोर्स से हम क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं बताओ। एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, कैपेसिटर पढ़े हैं तो कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं, इंडक्टर भी पढ़ लिए तो इंडक्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन इसके, रेजिस्टेंस कैपेसिटर, कैपेसिटर इंडक्टर, रेजिस्टेंस इंडक्टर, या फिर तीनों जोड़ दिए। ठीक है, यानी कि कनेक्शन हम कैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि अगर एसी सोर्स से रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, कैपेसिटर जोड़ते हैं, इंडक्टर जोड़ते हैं तो कैसे फर्क पड़ता है, कैसे करंट को देखेंगे, कैसे पोटेंशियल को देखेंगे, फिर कॉम्बिनेशंस का बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला डिस्कस कर रहे हैं एसी सोर्स अबाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी रेजिस्टेंस के अबाउट में अगर हम एसी सोर्स जोड़ रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये एसी सोर्स हो गया। एसी सोर्स को हम इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी ले रहे हैं।
ठीक है, या +5 ले ले, छोड़ो यही लेते हैं ओमेगा टी। ये रेजिस्टेंस आर है। अगर हम मान ले किसी टाइम टी पे इसमें ऐसा करंट आई बह रहा होगा, ठीक है, आई जो होगा हम लोग जानते हैं कि वो फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा, तो हम एट एनी टाइम किसी समय टी पे हम क्या देखेंगे कि जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस के क्रॉस है वही पोटेंशियल इस सोर्स के अक्रॉस भी होगा, या फिर केवीएल लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आई आर इजकल टू ई होगा, अच्छा यहाँ पे ई नॉट छूट गया, डेट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, यूजिंग केवीएल बोलो या फिर दो ही चीज है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का पोटेंशियल आपस में सेम होगा, तो उससे हम भी कोई सा भी कंसेप्ट लगा लो, तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि करंट जो है वो ई नॉट बाई आर साइन ऑफ, चलो यहाँ फाइल लिख ही लेते हैं, इजी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बाकी को कैसे देखेंगे यहाँ पे। तो ये तो चेंज कुछ नहीं हो रहा, ओमेगा टी प्लस 5। तो ध्यान से देखो कि अगर ई जो था यानी कि पोटेंशियल जो था ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट इतना हो रहा है। ध्यान से अगर हम इसे देखें तो फेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ये फेज एंगल है और इसका जो फेज एंगल है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है। तो अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बोल रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पे 0 दिख रहा है, यानी कि हम बोलेंगे कि यहाँ से कि करंट एंड पोटेंशियल आर इन सेम फेज में है। सेम फेज कहने का मतलब है कि वेरीज सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, दोनों जो है सेम तरीके से वेरी कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो लो, या फिर लिखो तो कॉपी में देखो, दोनों साइनोसॉइडल फंक्शन है, लेकिन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है। एक ई नॉट है, एक ई नॉट बाई आर है, तो करंट का एम्पलीट्यूड हमें थोड़ा कम मिलेगा। तो अगर हम इस दोनों को कर्व बनाना चाहते हैं टाइम के साथ, इधर हम ई या फिर आई रखते हैं, तो ऐसा कुछ हमें मिलेगा। साइनोसॉइडल फंक्शन है ही, ऐसा कुछ मिलेगा। इसे हम बोल रहे हैं कि ये ई का फंक्शन है। तो करंट का भी सेम तरीके से सेम फेज है, यानी कि जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो वो भी मैक्सिमम, ईएमएफ मिनिमम होगा तो वो भी मिनिमम, जब 0 होगा तो 0, जब मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम, यानी कि सेम तरीके से जाएगा। दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, सब कुछ सेम तरीके से सिमिलर टाइप से हमें दिखेगा कि चेंज हो रहा है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम करंट, रेड वाला करंट के लिए, व्हाइट वाला ईएमएफ के लिए। तो हमें दिख रहा है कि साथ साथ ये ऊपर गया है, साथ साथ नीचे आ रहा है, यानी कि वेरिएशन जो है वो सेम तरीके का है। तो हम लोग इस चीज को बोलते हैं कि दोनों जो होंगे सेम फेज में होंगे। क्लियर है? अब इसको हम फेजर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, फेजर अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ध्यान से देखें, हमेशा जो एंगल होगा इस हॉरिजेंटल लाइन से ही एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा। तो फाई है, तो हम पहले यहाँ से इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे अगर देखो ध्यान से, टाइम 0 करे तो जो हमारा फेज एंगल है वो +5 है। +5 हम इधर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियली। तो हम क्या कहेंगे कि करंट का जो फेज है, यानी कि अगर वेक्टर ड्रॉ करें तो करंट का भी इधर ही आएगा, और अगर ईएमएफ का भी ड्रॉ करें तो इधर ही आएगा। उल्टा लिख दिए, ये करंट है, ये ईएमएफ है।
ठीक है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने देखा था फेजर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमें करंट और ईएमएफ दोनों को हमने सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम बोले मोस्टली केसेस में हमें ऐसा मिलेगा कि फाई जो है 0 है, ठीक है। फाई अगर 0 है तो जो हमारा कर्व है वो इस तरीके का आ जाएगा, ये हॉरिजेंटल है, तो इसी हॉरिजेंटल के अलोंग ही हमारा ईएमएफ होगा और इसी के अलोंग ही हमारा करंट भी होगा, ठीक है। करंट भी इधर ही, ईएमएफ भी इधर ही। इनफैक्ट हमेशा हम लोग अभी सीरीज वाला ही देखेंगे, तो हम लोग करंट को हमेशा हॉरिजेंटल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम फाई 0 के लिए लेंगे, तो फाई 0 के लिए हमेशा करंट को हॉरिजेंटल लाइन इधर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे और इसी के रिस्पेक्ट में ईएमएफ वाले को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर सिर्फ एक रेजिस्टेंस को किसी ऐसी सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम फेज में होते हैं, सेम तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। सेम तरीके से यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा, मैग्नीट्यूड भले ही अलग अलग है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में फेजर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना बात में किसी को दिक्कत? No, sir. ठीक है फिर। तो एक चीज और, हम लोग 11th में वेव्स पढ़े थे, तो वेव्स में फेज ये सब क्या होते हैं वो सब चीज एक बार देख लेना, क्योंकि वो ये सब चीजें हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही ऐड करेंगे कि कैपेसिटर को एसी सोर्स के क्रॉस, फिर इंडक्टर को, फिर एक एक करके दो दो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी आरसी सर्किट, फिर एलआर सर्किट, फिर आरसी एलसी अक्रॉस एसी, फिर एलआरसी सर्किट, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे सीरीज में तब क्या होगा, तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे तब क्या होगा, एसी सोर्स के क्रॉस में। तो सारा का सारा कुछ इस फेजर वाले जो हम वेक्टर फॉर्म में बना रहे हैं, इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे कि सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो यही चीज समझना ज्यादा जरूरी है। तो बस इतना सा देख लेना है कि हाँ भाई, फेज किसे कहते हैं, फेज एंगल क्या होता है, इनिशियल फेज क्या होता है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा जानकारी अगर भूल गए हो तो रिवीजन कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में इस पे अभी कुछ होमवर्क नहीं है, तो ईएमआई वाला ही सॉल्व करो, ठीक है। ठीक है फिर। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू।